अभी सर हम ऑफ कैमरा अगेन बात कर रहे थे, तो किसी टॉपिक के कंक्लूजन में हम ये पहुंचे कि होली को ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये फैक्ट है, लोग इसको हल्के में ना लें। वास्तु को थोड़ा सा मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग नए घर में जाते हैं और कुछ ना कुछ उनको लॉस होता है और हानि पहुंचती है। अगेन बेसिक सवाल है कि किसी चीज़ का डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर सकता है कि आप कितना अच्छा करेंगे। सर एक और चीज़ आती है, लोग बोलते हैं कि मांगलिक है। अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी शादी किसी दूसरे मांगलिक से होना चाहिए। कई बार ये भी बोलते हैं कि अगर आप मांगलिक हैं, आप किसी नॉन मांगलिक से शादी कर लेते हैं तो आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो क्या ये सच होता है? क्योंकि आज के ज़माने में लोग लव मैरिज करने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें ये सब चीज़ें तो इतनी देखी नहीं जाती। इफ़ टू पर्सन्स आर लाइकिंग ईच अदर, शादी करके बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनका तो कुछ हमने चेक वगैरह करा नहीं, तो ये कैसे फिट हो रहा है आज के ज़माने में? आपने कुछ टॉपिक छेड़ा था कि मंदिर के सामने घर नहीं होना चाहिए, जबकि लोग इसका उल्टा सोचते हैं। मेरे मन में एक सवाल आया कि मैंने देखा कि भगवान जो होते हैं उनकी आंखों में पट्टी डाली जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि भगवान के आंखों पे पट्टी क्यों, उनसे क्या छुपाया जा रहा है? इतने सर सेटिस्फाइंग आप आंसर्स दे रहे ना, मेरे भी पर्सनल डाउट्स कुछ इनमें से थे और मुझे समझ नहीं आता था कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। एक और शायद थोड़ा सा आपको सिली लगे, हम लोग सूरज को पानी चढ़ाते हैं, तो हमने पानी चढ़ाया, पानी वहीं गिर गए, सूरज जी को क्या चढ़ा और मैं फ़ायदा क्या हुआ? आज आपका पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा जब मैं आपसे कहूँगा कि एक फॉर्मर साइंटिस्ट, एक फॉर्मर आईटी प्रोफेशनल खुद ही इस फील्ड में है, जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और एक सेलिब्रिटी वास्तु एक्सपर्ट भी है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेट पे। सर आज हम आपसे बहुत कुछ सवाल पूछेंगे और सवाल ऐसे हैं जो हमारी जनता होती है, जिनके मन में कॉमन डाउट्स होते हैं, जो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं, उन डाउट्स को कहीं ना कहीं हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहला मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि जो सर ये ब्लैक मैजिक होता है, ये ब्लैक क्यों होता है? वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक मैजिक? मानस, आप खुद इस बात का जवाब देंगे कि ब्लैक ही क्यों है। क्योंकि जो ब्लैक है ना वर्ड, उसमें अपने आप में कलर भी देखो। अगर आप साइंस में 10th क्लास की साइंस भी उठाओ तो आपने ब्लैक होल पढ़ा होगा, जिसमें जो चीज़ अंदर जाती है तो वो वापस नहीं आती है। ब्रह्मांड में भी इसे ब्लैक होल ही नाम दिया गया है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई एवरीथिंग विच हैज़ सम सस्पिशन, विच हैज़ सम एनर्जी, जो जाए और लौट के ना आए या जिसके अंदर खो जाए, तो उसे ब्लैक टर्म से हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता है। अगर हम इसे बोलते हैं वाइट मैजिक, तो नोबडी विल एक्चुअली गेट एंगेज विद इट कि यार वाइट मैजिक मतलब वाइट इज़ बेसिकली मिल्क इज़ वाइट, थिंग्स आर वाइट, जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव बातों की बात करते हैं या हम ऐसी विद्या या ऐसी कलाओं की बात करते हैं जिससे किसी को नुकसान या नेगेटिविटी पहुंचाई जा सकती है, तो हम एक काला शब्द यूज़ कर सकते हैं। हम अक्सर अपनी दैनिक भाषाओं में भी यूज़ करते हैं, तेरा मन काला है, तेरी जुबान काली है। अब तेरी जुबान सफ़ेद तो नहीं बोलते, तेरा मन सफ़ेद तो नहीं बोलते। अगर कोई कर्सिंग बात बोले तो हम काला शब्द उस रंग से भी जोड़ते हैं, क्योंकि वो रंग ही एक नेगेटिविटी को शो करता है। दैट इज़ वाई आई थिंक, आई बिलीव, और ये एक नेचुरल भी है कि हमने इसको ब्लैक मैजिक ही बोला गया है। मैजिक तो एक फंक्शन में दिखाने वाला भी कर रहा है, लेकिन उसी मैजिक को जब विचक्राफ्ट या डिफरेंट चीज़ों के साथ एक किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके या किसी की स्टेट को अल्टर किया जा सके, तो उसको ब्लैक मैजिक बोल दिया गया है। तो सर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल हमेशा किसी का बुरा करने के लिए होता है? नहीं, ये गलत बात है। अगर उजाला है तो रात है, अगर दिन है तो रात भी है। तो इसी तरह से कॉइन के दोनों पहलू हैं, बुरा भी और अच्छा भी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैजिक ब्लैक ही होता है। ब्लैक मैजिक अगर किसी पे कर दिया जाए तो उसे काटना भी ब्लैक से ही जाता है, काटा भी ब्लैक से ही जाता है। ब्लैक मैजिक ही उसका तोड़ है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए ही है। द मैजिक या विद्या या ऐसी, आप इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसी विद्या या एक ऐसी पावर अगर आपको प्रकृति से मिल गई है या आपके गुरु से मिल गई है, आप इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी सोच पे है। इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिव तो आप नेगेटिव ही करेंगे, अगर आप पॉजिटिव वे में इसको यूज़ करेंगे तो आप पॉजिटिव में करेंगे। जैसे एक आतंकवादी और एक
सोल्जर, दोनों का मंगल सेम है। एक बंदूक लेके किलिंग एक दोनों कर रहे हैं, एक किलिंग कर रहा है जिसका मोटिव डिफरेंट है, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किलिंग कर रहा है, वो अपने आप की जान देने को तैयार है आपको बचाने के लिए। और ऑन द अदर हैंड भी सेम मार्स है, उस आतंकवादी की भी तो कुंडली है, उसका भी तो मंगल है, लेकिन उसका मंगल डिस्ट्रक्टिव मोड में है कि वो आपको हार्म पहुंचाने के लिए किलिंग करने को तैयार है। तो किलिंग दोनों कर रहे हैं लेकिन मोटिव डिफरेंट है। उसी तरह से अगर आप पॉजिटिव वे के लिए, लोगों के समाज कल्याण के लिए निकले तो यही मैजिक आपके लिए अच्छा है, और अगर डिस्ट्रक्ट करने निकले तो यही गलत है। वेरी ट्रू सर। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जब हम ब्लैक मैजिक के बारे में ही बात कर रहे थे, तो आपने मुझे कुछ बताया कि कीलें पड़ती हैं एक्सट्रीम लेवल पे जाकर जब ब्लैक मैजिक करी जाती हैं, तो ये कैसे होता है? क्या सच में उड़ती हुई कीलें आती हैं, पड़ती हैं बॉडी देखो, पे? उड़ती हुई कीलें नहीं आएंगी कि द्वारका से यहाँ ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, और मेट्रो में आ रही हैं ऐसा नहीं होता है। दिस इज ऑल द कास्टिंग एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनर्जीज। ये सारी हमारे जो एनर्जीज ये ऊर्जा फॉर्म में है, ठीक है। देखो, भगवान ने गीता में भी, श्री कृष्ण जी ने कहा है, ईश्वर जो है वो निर्गुण स्वरूप में है, ठीक है, उसका कोई आकार या कोई शेप नहीं है। तो निर्गुण रूप में ईश्वर है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे किसी भी फॉर्म में ले आ सकते हो, आप साकार रूप में भी ला सकते हो, और आप ऐसे डिस्ट्रक्टिव वे में भी उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी ऊर्जा हैं, और आइंस्टीन का लॉ भी तो यही कहता है। और एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, व्हाट डज इट स्टेट? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर E is equal to mc square is what? Energy is mass and speed of light, the coherent factor. तो द्रव्य को मास में भी बदला जा सकता है और मास को वापस द्रव्य में भी बदला जा सकता है। तो अगर कोई ऐसी विद्या है लोगों के पास, तो वो क्या करते हैं, इसको, उन आर्टिकल्स को एनर्जी में रैप करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और फिर उसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ, c स्क्वायर के साथ भेजते हैं। वो इनफाइनाइट लूप से आके ट्रैवल करती है, और वो जब आप तक पहुंच रही होती है तो मास में कन्वर्ट हो जाती है और आपको आके हिट करती है। जैसे अब इस रूम में बैठे हैं, अगर कोई यही स्ट्रॉन्ग मैजिक करेगा, सो आप चाहे कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, कितने भी बंद कमरे में बैठ जाओ, द थिंग विल ट्रैवल एंड कम टू एंड हिट यू। सर, वो फिजिकल डैमेज होता है? यस, फिजिकली आपको एहसास होगा, आपको उस चीज़ की तकलीफ होगी। जैसे कई लोगों को ऐसे होता है, कीलें आके लगती हैं, चीज़ें आके लगती हैं, कट्स बॉडी पे आ जाते हैं, चाकू के लिटरली कट्स आते हैं, जबकि आप उसकी पूरी तलाशी लेके वो चाकू हटा लो, सब कुछ कर लो, बट स्टिल वो कट्स आ जाते हैं। सो दीज आर द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द ब्लैक मैजिक्स विच आर बीन डन। सर, कुंडली की बात करते हैं काफ़ी लोग, एक्चुअली कुंडली होता क्या है सर? कुंडली क्या है? कुंडली का मतलब होता है, जब जिस दिन आप जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, वो समय, तारीख, वो समय और वो डेट और वो स्थान का हम लेकर एक एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनाते हैं, जिसमें कॉस्मिक इम्प्रिंट होता है आपका। मीन्स उस ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, जिसमें से 7 मेन हैं, 2 छाया ग्रह हैं। तो उनकी पोजीशन को हम नोट कर लेते हैं, इम्प्रिंट ले लेते हैं कि आप इस तारीख को पैदा हुए, आपकी कुंडली में 12 घर हैं, सूर्य यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे, केतु यहाँ बैठे हैं। तो ये सारे एनर्जीज हैं, ऊर्जा हैं। ये फिजिकल ग्रह आके नहीं बैठ गई, ये ऊर्जा फॉर्म में आपके इन हाउसेज में इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपके पुराने कार्मिक, जो आपकी जो पुराने कर्माज हैं, उसके हिसाब से इनकी प्लेसमेंट होती है, और उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैरिज वाले एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, या जॉब वाले एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप अपने प्रोफेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, इन प्लैनेट्स की ऊर्जा उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और अगर आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये भी इन्हीं की ऊर्जा है। तो इससे कहीं ना कहीं हम पता लगा सकते हैं कि आप भविष्य में किस तरह की चीज़ें करने वाले हैं, फिर क्या आप पे सूट करेगा। एस्ट्रोलॉजी इज द गाइडेंस। इसे बोला जाता है ज्योतिष। ये 2 वर्डों से मिलके बना है, ज्योति और ईश, मतलब ईश्वरीय ज्योति। ये वेदांगों का पार्ट है। अगर आप अपने भटक चुके हैं लाइफ से, गोल से, आपको दिशाएं नज़र नहीं आ रही, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपको ये नहीं समझ आ रहा मैं आगे क्या करूं, कैसे करूं, तो ज्योतिष या ज्योतिषी वो माध्यम है जो आपको गाइडेंस दे सकता है कि इस समय आपको ये करना चाहिए, आपके लिए ये ठीक है, आपके लिए ये ठीक नहीं है, आपके लिए ये प्रोफेशन परफेक्ट है, आप गलत प्रोफेशन में है, चेंज योर प्रोफेशन, एंड व्हेन द राइट टाइम एंड व्हेन द राइट थिंग कम्स, स्ट्राइक इट विद फोर्स। जैसे कि आपने कहा कि जो कुंडली है वो बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम के हिसाब से होता है,
तो क्या दो लोगों की कुंडली सेम हो सकती है अगर वो सेम टाइम पे पैदा हुए, सेम जगह पे एग्जैक्टली पैदा बिल्कुल हुए? सेम होते हैं, कुंडली सेम होती है, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र इतना सटीक और इतना साइंस है कि जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं, जो जुड़वा भाई बहन होते हैं या जुड़वा भाई होते हैं, उन लोगों की कुंडली अगर आप चार्ट उठाकर देखो तो ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट सेम मिलेंगे, D1 चार्ट उनका सेम मिलेगा। बट उनमें भी अगर आप देखो तो डिफरेंस पाओगे, एक भाई उसमें IPS IAS बन गया या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो दूसरा भाई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, जबकि दोनों की कुंडली तो सेम है। दोनों में मात्र 2 मिनट का या 3 मिनट का, जुड़वा बच्चों में कितना, इतना ही फर्क होता है, 3 मिनट 5 मिनट, हद से 2 मिनट। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आप D1 चार्ट देखें तो सेम होगा, लेकिन अगर हम इसी को फाइनर चार्ट्स में चले जाएं, डेप्थ में चले जाएं, तो एक D60 चार्ट होता है जिसे षष्टियांशा बोलते हैं। ओके, तो वो D60 चार्ट चेंजेस आफ्टर एवरी 2 सेकेंड। तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं, हमें यहाँ पे उनका डिफरेंशिएटिंग पार्ट एकदम से दिख जाता है, प्रोवाइडेड उनका रिकॉर्डेड टाइम बहुत एक्यूरेट हो। सर एक और चीज़ आती है, लोग बोलते हैं कि मांगलिक है, अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी शादी किसी दूसरे मांगलिक से होना चाहिए। कई बार ये भी बोलते हैं कि अगर आप मांगलिक हैं, आप किसी नॉन मांगलिक से शादी कर लेते हैं तो आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो क्या ये सच होता है? क्योंकि आज के ज़माने में लोग लव मैरिज करने लगे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें ये सब चीज़ें तो इतनी देखी नहीं जाती। इफ़ 2 पर्सन्स आर लाइकिंग ईच अदर, शादी करके बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनका तो कुछ हमने चेक वगैरह करा नहीं, तो ये कैसे फिट हो रहा है आज के ज़माने में? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन राइट ओवर हेयर। यहाँ पे देखो, बहुत ही मैं एक मिथ्स को बस्ट करूँगा आज, ठीक है, जो लोगों को नहीं मालूम है, तो वो ऑडियंस जो सुन रही है सुने, पेरेंट्स को भी दिखाएं, लोगों को भी ये अवेयरनेस पहुंचाएं, शेयर करें इसको, ताकि एक अवेयरनेस पहुंचे कि शादियां ऐसे ना तोड़ें, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, द पॉइंट हेयर इज़ दैट कि मांगलिक, देखिए मंगल जो है, मांगलिक क्या होता है, मंगल की ऊर्जा जो है आपके चार्ट में, अगर मंगल आपके चार्ट में एक स्पेसिफिक स्थान पे 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठा है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं मांगलिक है। मतलब उसकी ऊर्जा जो है उसको मैरिटल ब्लिस में प्रॉब्लम देती है, ये मांगलिक का मतलब है, ठीक है। बट कहा यह जाता है, और सदियों से लोगों को यही पता चल रहा है, हम भी जब ज्योतिष नहीं जानते थे तो हमें यही पता था कि मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए, तो मांगलिक दोष कट जाता है। कई हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर मंगलिक की शादी मंगलिक से कराई जाए तो मांगलिक दोष का कटाव कहा गया है शास्त्रों में। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च और प्रैक्टिस में ये भी पाया है कि अगर आप मांगलिक की मंगलिक से शादी करा दो तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी शादी बचेगी, क्योंकि अगर मंगल की ऊर्जा ऐसी है तो आपकी शादी खराब तब भी कर देगा, आपके अनरेस्ट तब भी आएगा। बट ऐसे बहुत से योग हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र में बता रखे हैं जिसमें ये मांगलिक दोष कैंसल भी होता है। अगर मांगलिक दोष बन रहा है तो उसके कैंसलेशन के भी 10 रूल्स हैं, ठीक है। अगर आप मांगलिक हैं और आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है तो कृपया करके ये ना सोचिए कि शादी नहीं हो सकती है, तब भी हो सकती है। यू नीड अ राइट एस्ट्रोलॉजर हु कैन जज इट। अगर मंगल की एक पोजीशन ऐसी है जहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग शनि आके बैठ गया तो वो आपका मांगलिक दोष काट देगा, सर आप शादी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, कुछ प्रिकॉशंस नेसेसरी हैं, जैसे मंगल की शांति जरूर करवाइए। अब हमारे यहाँ पे पता है लोगों को, मंगलिक दोष में पंडितों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं घट विवाह, मतलब घड़े से शादी कीजिए, पेड़ से शादी कीजिए, विष्णु विवाह कीजिए, जिससे आपको मंगल दोष तंग नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ सेट प्रैक्टिस, ये होता है। लेकिन इससे अलावा भी और भी बहुत पावरफुल रेमेडीज़ हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को कराता हूँ, जिससे उनकी पैसिफिकेशन होती है, दे कैन लिव ईजिली। बट ये कहीं सेट रूल करके आप शादी को ना तोड़िए। अगर कोई किसी से प्यार करता है और मंगल दोष आड़े आ रहा है तो कुंडली का सही जांच करवाइए। कुंडली की जांच में ये क्लियर हो जाता है कि मंगल दोष कट रहा है, और मंगल दोष कटता भी है। ऐसे मैक्सिमम केसेस में मंगल दोष कट जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक मिथ और भी है लोगों के अंदर कि मंगल दोष आंशिक होता है, 24 साल के बाद मंगल दोष काम नहीं करेगा, 28 के बाद मंगल दोष काम नहीं करेगा, चुपचाप शादी कर लो। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अगर मंगल दोष है तो मंगल दोष है, बस मंगल की पोटेंसी कम हो जाती है तो उसका इफेक्ट वेरी कर जाता है। सर जैसे कि हम आपको एक वास्तु एक्सपर्ट की नज़र से भी जानते हैं, वैसे भी हम आपको जानते हैं, तो अभी ऑफ कैमरा ही हम लोग बात कर रहे थे, आपने कुछ टॉपिक छेड़ा था कि मंदिर के सामने घर नहीं होना चाहिए, जबकि लोग इसका उल्टा सोचते हैं कि जब हम निकलें भगवान को देखते हुए या फिर मंदिर हमारे घर के सामने होना चाहिए।
तो आपने ऐसा क्यों कहा कि घर के सामने मंदिर नहीं होना चाहिए या फिर मंदिर के सामने घर नहीं होना चाहिए? देखिए, ये है, लोगों को जब घर लेते हैं तो कई लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर के सामने मंदिर है, हम तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपके लिए ईज़ ऑफ वे हो गया कि आपके घर के सामने मंदिर है, आप उठेंगे मंदिर में भगवान के दर्शन कर लेंगे। बट एक्चुअली में वास्तु की दृष्टिकोण से देखें तो मंदिर में जो ऊर्जा होती है, अगर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ लगाई जाती हैं मंदिर में जिसमें देवी देवताओं की इतनी स्ट्रांग ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा जो है रोटेट भी करती है उस एरिया में, तो मंदिर के जो एकदम फ्रंट के घर हैं, जो आसपास सटे हुए घर हैं, उनको बहुत डैमेजिंग इफेक्ट है वास्तु में। और मैंने ऐसा देखा भी है कि मंदिर के ठीक सामने, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, उसके सामने जैसे एज ए हाईली एनर्जाइज्ड एरिया जहाँ पे लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं और हज़ारों की तादाद में अपनी ऊर्जाएं, चाहे देखो उसमें डिप्रेशन वाला बंदा भी आएगा, बीमार भी आएगा, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी अपनी चीज़ें मांगते हैं, तो वहाँ का ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है। और वो ऑरा जब आके आपके घर के साथ टकराता है तो आपकी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, आप लाइफ में पनप नहीं पाते। तो ऐसी चीज़ें हमने रिसर्च में बहुत देखी हैं कि मंदिर के सटे हुए घर या किसी भी होली श्राइन, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, उसके आसपास के घर देर आर सर्टन एनर्जीज विच आर डिसबैलेंस और उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। सर क्या ये ऐसा है कि इट इज़ मोर रिलेटेड टू द पीपल दोज हु आर कमिंग? अगर मंदिर की ही बात है तो इस हिसाब से हमें घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए जी क्या? बिल्कुल। हमारे धर्मशास्त्र भी और ज्योतिष शास्त्र में भी ये कहा जाता है कि घर में मंदिर रखना वर्जित है। मंदिर का कॉन्सेप्ट भी देखो, अगर आप पुराने ज़माने में देखो तो लोगों ने ग्राम, जो गांव होते हैं, जो ग्राम बनते थे, वहाँ पे लोगों को मंदिर एक प्रॉपर बनाया जाता था जहाँ शिवालय बनता था, मंदिर बनता था, जहाँ के गांव के लोग डेली आके पूजा करते थे, 2 टाइम की आरती होती थी, सब लोग आते थे। ठीक है, आज के अर्बन टाइम में हम लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं, हमारे पास टाइम तो है नहीं, मंदिर कैसे जाएंगे? तो हमने अपने कंफर्ट के लिए क्या करना शुरू कर दिया, अपने घरों में ही मंदिर बनाने, भव्य मंदिर, गुंबद वाले मंदिर बनाने लग गए। मंदिर इज बेसिकली जुपिटर, रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर, बृहस्पति। और अगर आप घरों में मंदिर में मूर्तियां रख रहे हैं, वो भी बहुत गलत है, क्योंकि मूर्तियां रखने का जो मेन, मूर्तियाँ अगर आपने स्थापित की हैं तो आपको उनको प्रॉपरली फॉलो भी करना पड़ेगा। आपको भगवान को भोग लगाना पड़ता है, 2 टाइम 3 टाइम की आरती करो, भगवान को शैया कराओ, भोग लगाओ। मंदिर में सब कुछ होता है ना, ये आरतियाँ भी टाइम से होती हैं, भगवान को भोजन भी परोसा जाता है, भोग भी लगाया जाता है, प्रॉपर उनको शैया भी कराई जाती है, सब कुछ कराया जाता है। ये काम क्या हम घर में कर सकते हैं? नहीं। तो घरों में एडवाइजेबल ये है कि आप मंदिर अगर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने देव को, अपने इष्ट को स्थान देना चाहते हैं, तो एक तो बिना गुम्बद के बनाइए, प्लेन होना चाहिए, कोई शेल्फ होनी चाहिए, और वहाँ पे आप मैक्सिमम फ़ोटोज़ रखिए। और वो भी फ़ोटो आप बहुत सारी रेपिटेटिव मत रखिए। जैसे अगर आप किसी के घर में 3 3 4 4 गणेश जी हैं तो ऐसे नहीं होने चाहिए, गणेश जी एक होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मूर्तियों की जगह फ़ोटो रखिए, फ़ोटोज़ की पूजा अर्चना कीजिए। और मानसिक जाप भी बहुत, अगर आप घर पे नहीं रखते तो मानसिक जाप भी बहुत उतना ही इफेक्टिव है। मंदिर का कॉन्सेप्ट है, बाहर जाओ, भगवान के दर्शन करो, समय बिताओ, थोड़ा उनके साथ अपनी शेयर करो फीलिंग्स। घरों में मंदिर बना के मत बैठ जाओ। जब हम मंदिर की बात ही कर रहे थे, आपने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी कुछ कहा। और प्राण प्रतिष्ठा की जब बात आई, मेरे मन में एक सवाल आया कि मैंने देखा है कि भगवान जो होते हैं उनकी आंखों में पट्टी डाली जाती है। जैसे कि मैं आपको जानता हूँ, आप बिना लॉजिक के तो बात करते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो मेरा ये सवाल है कि भगवान के आंखों पे पट्टी क्यों, उनसे क्या छुपाया जा रहा है? छुपाया नहीं जा रहा। देखिए, ये एक हमारे जो ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, इनमें बहुत पावरफुल मंत्राज हैं, और इन्हीं मंत्रों के उच्चारण द्वारा जो वैदिक सनातनी ब्राह्मण हैं, वो जब प्राण प्रतिष्ठा की जा रही होती है मूर्ति में क्या है, प्राण डाले जा रहे हैं। ठीक है, प्रभु को साक्षात उसमें लिया जा रहा है। जैसे अभी आपने राम मंदिर में भी देखा, प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब इन वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और एक प्रॉपर वे से किया जाता है, तो उस मूर्ति में बहुत ज़्यादा ऊर्जा आती है। और वो ऊर्जा, क्योंकि हमारी जो नज़र है ना, हमारी जो दृष्टि है, इसके थ्रू, ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग इंद्रिय है, ये 5 इंद्रियों में से एक है। तो इन इंद्रियों से जब वो ऊर्जा सामने जाती है तो भगवान की वो ऊर्जा को कॉमन मैन ना हैंडल नहीं कर सकता। तो भगवान के आगे एक मिरर और एक अक्स लगाया जाता है, मिरर लगाया जाता है। और जब तक
वो प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो जाती। कई जगह साउथ में भी कई जगह ऐसे प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद जब वो पट्टी खोली जाती है तो जो सामने शीशा होता है ना, वो सडनली आप देखेंगे एकदम से तड़क से चटक जाता है। तो ये एक प्रमाण है कि प्रभु विराज चुके हैं। जो भी देवी देवता हैं, जिनकी भी मूर्ति है, वो साक्षात अब इस रूप में है। अब उनकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग होती है वो एरिया। और मंदिर में आप देखेंगे जहाँ भी श्री विग्रह होता है भगवान का, जहाँ विग्रह, जहाँ मूर्ति होती है, उसके एरिया में ना ऐसे गुंबद टाइप में ऊपर बनाया जाता है और ऊपर मेटल जरूर लगाया जाता है, क्योंकि मेटल कंडक्ट्स इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो आसपास के एरिया में भी वो ऑरा को फैलाए। अब आप हमारे महाकाल चले जाएं, उज्जैन चले जाएं, कितनी भी एरिया में चले जाएं, वो सारा एरिया इतना पावरफुल है, वहाँ पे ऑरा ही बहुत स्ट्रांग है। सर, जब आप इंद्रियों की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया। जब बचपन में हमें बोलते थे कि इसकी नज़र लग गई, उसकी नज़र लग गई, तो क्या ऐसे सच में होता है कि किसी की नज़र लग जाती है? अगर ऐसा होता है और मेरे में ये पावर है, तो मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, भाई मुझे इसको हानि पहुँचानी है, मैं इसमें नज़र मार देता हूँ। देखो, ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर एक आम आदमी में नहीं आती है, ठीक है। अगर कोई विरला ऐसी पावर लेके पैदा हुआ है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट ऐसा कोई ये ना सोचे कि मैं किसी का भी हार्म कुछ भी करके बोल दूंगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं, जैसे जुपिटर 12th हाउस में हो गया, या आपकी कुंडली में 2nd हाउस जुबान के घर में राहु या कोई ऐसे प्लैनेट बैठ गए, तो ऐसे लोग क्या होता है कि जब वो, एक होता है इंटेंशनली बोलना, एक अनइंटेंशनली बोल देना। जैसे आप किसी से प्रताड़ित हो रहे हो, मतलब आपको कोई तंग कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है, तो आपके अंदर वैसे ही भाव आ जाता है ना उस बंदे के लिए कि यार तूने मुझे इतना तंग किया। वो दिल से बद्दुआ दे देता है या दिल से वो नेगेटिविटी बोल देता है। तो जब वो बोलता है ना, तो हमारे जो मैनिफेस्टेशन का लॉ बोलते हैं इसे, जब वो बोलता है और वो कणु हिलते हैं, अणु हिलते हैं हमारे आसपास के, तो वो दूर ब्रह्मांड तक भी एक्शन ले सकते हैं। तो इसको ही बोला जाता है कि बद्दुआ दे देना, नज़र लग जाना। नज़र क्या है? आप किसी को बुरी नज़र से जब देख रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कई लोग किसी को बहुत गहराई से उसको देख रहे होते हैं, तो वो सामने वाला असहज हो जाता है। वो कहता है ना, यार मेरी तरफ घूरे जा रहा है ये। घूरना क्या है? वाई ही इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, वो तो मेरे से इतनी दूर बैठा हुआ है। अब अगर मैं ऐसे देखूंगा वो बंदा मुझे घूरे जाएगा, तो मुझे उसकी दृष्टि से अंदर एक कंपन होने लग जाएगा वैसे ही, बिकॉज वो जो ऊर्जा है, इंद्रियों की ऊर्जा है, वो उस ऊर्जा से ट्रेवल कर रहा है। आपका मुख और आपकी आंखें तो सबसे स्ट्रांग इंद्रियां हैं, नोज, ठीक है। ये बुध की है, ये दृष्टि जो है चंद्र और सूर्य की है। एक लेफ्ट आई इज सन, दिस इज मून, दिस इज नॉस्ट्रेल इज बेसिकली मरकरी, इसके अंदर जो ऊर्जा है वो बृहस्पति की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो 2nd हाउस से आपका मुख जुड़ा है, तो जब आप इन चीज़ों के साथ किसी पे फोर्स लगाते हैं, कई लोग इसे इंटेंशनली नहीं करते, अनइंटेंशनली बोल देते हैं तो लग जाती है। लेकिन जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि मेरे बोलने से तो बहुत कुछ हो रहा है लोगों के साथ, और फिर आप अपने मन में ये सडनली ये भाव ले आए कि अब तो मैं किसी की भी बैंड बजा दूंगा बोलकर, तो जब आप इसको भाव को जब तक अनइंटेंशनली कर रहे थे वो वर्क कर रहा था, लेकिन जब आप इसमें इंटेंशनल करने लग जाते हो तो वो पावर नहीं रहती, फिर वो वर्क नहीं करती है, बट नज़र लगती है। अगेन सर, मैं आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि आप बिना लॉजिक के तो ना कुछ बताते हैं ना कुछ करते हैं। जब आप बात कर रहे थे मेरी नज़र आपकी अंगूठियों पे पड़ी। सर ये क्या चीज़ है और आपने क्यों पहनी है ये? जी, जेमस्टोन्स हैं, और जेमस्टोन का जो इफ़ेक्ट है वो आज से नहीं है, जेमस्टोन सदियों से है। इफ़ यू मे बी यू नो और डोंट नो, ये जो पहले रत्न थे, इन्हें रत्न बोला जाता है। रत्न का मतलब क्या होता है? भारत रत्न। जब वो अवार्ड है, भारत का कोई और नाम भी तो दे सकते थे, क्यों भारत के साथ रत्न शब्द को जोड़ा गया? क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए। भारत रत्न एक ऐसा अवार्ड है हमारे का जो सबको नहीं मिलता है, ठीक है, और जो इसके रेसिपिएंट हैं वो बहुत स्पेशल बंदे हैं। तो ये रत्न भी स्पेशल लोगों के लिए हैं, स्पेशली बनाए, प्रकृति ने बनाए हैं। पहले सिर्फ राजा महाराजों तक ही सीमित थे, राजा महाराजे ही पहनते थे, अपने मुकुट में लगाते थे, अपने अंगूठियों में पहनते थे, बिकॉज प्लैनेटरी ऊर्जा वो लेते थे कर्ज के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। आम जनता तक तो पहुंचने भी नहीं देते थे, कहीं राजे तो हाथ काट देते थे अगर आम जनता के पास ये दिख भी गया तो, ठीक है। बोला जाता था कि अगर किसी को खुदाई करते हुए मिल भी जाए तो आके जमा करवा दो, इधर मिल गया तो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो दीज जेमस्टोन हैज़ द सेक्रेड पावर्स एंड जेमस्टोन रिप्रेजेंट्स प्लैनेट, ठीक है। ये कलर थेरेपी है बेसिकली। इसको अगर आपका कोई ग्रह ठीक नहीं है और अगर वो जेमस्टोन आपको प्रॉपरली
रेकमेंड किया गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंस किस चीज़ में आती है, कौन सी फिंगर में पहनना है, कौन से मेटल में पहनना है, किस होरा में पहनना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है एनर्जाइजेशन, इनके अंदर इनका जहर निकालना। मुझे एक ऐसी विद्या मेरे गुरु की तरफ से मिली हुई है जो कि मैं ही सिर्फ जानता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, दैट इज़ कॉल्ड एज रत्न गर्भ। तो उसमें हम रत्नों में, इनमें भी गर्भ होता है, ये गर्भ को हम एनर्जाइज करते हैं उसकी प्योर एनर्जी के साथ, और उसमें से जहर को निकाल देते हैं नेगेटिव प्लैनेट्स का। तब जब आप इसको प्योरेस्ट फॉर्म में पहनेंगे तो दिट क्रिएट्स मिरेकल इन योर लाइफ। सर मिरेकल्स लाइक? मिरेकल्स लाइक अगर आपका मान लीजिए, अगर हम बात करें, आपका बृहस्पति जो है उसकी दशा आ गई है, और बृहस्पति आपकी कुंडली में वेल्थ का कारक होता है, बेसिकली नेचुरल कारक वेल्थ का है, लेकिन वो आपके सोर्स ऑफ इनकम और प्लस पैसे जोड़ने का कारक है, और उसकी दशा आ गई है और प्लैनेट वीक है, ओके वो आपको चाह रहा है कि आपको दे, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो आपको दे सके। तो अगर हम बृहस्पति ग्रह का पुखराज रत्न, जैसे ये येलो है, ये जो है ये पुखराज है बेसिकली, ठीक है, अगर हम पुखराज को जुपिटर का जो कि रिप्रेजेंट करता है, केमिकली कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं, इट रिप्रेजेंट्स प्लैनेट जुपिटर, और जुपिटर इज येलो इन ह्यू और कलर। तो जो जुपिटर ग्रह से आती हुई रेज है सन के द्वारा, या उसका कलर है, तो ये प्लैनेट उसको अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो एक हिस्सा है नीचे से खोखला है, आपकी स्किन से टच हो रहा है, तो वो रेज और वो एनर्जी आपकी बॉडी से ट्रैवल करके उस येलो कलर की इंटेंसिटी बढ़ाएंगी, एंड दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द जुपिटेरियन एनर्जी इन योर बॉडी, और उससे आपका जो उन स्थानों का स्वामी है जुपिटर, वो आपको रिजल्ट ऑफर करने लग जाता है, बट प्रोवाइडेड जिस एस्ट्रोलॉजर ने इसे रेकमेंड किया है वो, और आप कितने एनर्जाइज्ड वर्जन इसका पहन रहे हैं। इतना सारा कुछ चल रहा है इसके अंदर, हमें लगता था कि बस पहन लिया और हो गया। हाँ, ऑब्वियसली लोगों को यही है, देखो पत्थर खरीदा कहीं ज्वेलर से, दूध में धोया, धूप दिखाई, यही है बेसिक प्रोसीजर। इसी पे मैं आने वाला था, कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं, वो पता नहीं कुछ पानी मिलाते हैं और बोलते हैं अच्छा इसका कलर निकला है और ये आपकी बॉडी के लिए सूट कर रहा है। वो जो आप देख रहे हैं, वो हरिद्वार में जो वीडियोस आ रही हैं, मैंने भी देखी हैं, वो एक्चुअली बेसिकली कुछ नहीं है यार, वो सड़क किनारे बैठ के नकली पत्थर हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कोई जादू मंतर कर रहे हैं। आपको खुद बेसिक एक नॉलेज, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर वो सड़क के किनारे बैठ के, ठीक है, एक पटरी पे आपको ऐसा किस्मत का जेमस्टोन बेच रहा है जिससे आप लखपति या करोड़पति हो जाए, तो वो खुद क्यों नहीं हो रहा पहले? कभी ये लॉजिक लगाया है? आप इलॉजिकल बातों पे देख रहे हैं। वो बेसिकली उन्होंने केमिकल रखे हुए हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब वो उस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक पिंक ह्यू दे देता है। तो वो जब 2-3 पत्थरों को ट्राई करा के उन्हें पता है मुझे कौन सा बेचना है कौन सा नहीं बेचना है, वो उसी पत्थर पे मैनिफेस्ट कर देते हैं, वो केमिकल लगाते हैं, पानी डालते हैं, वो कलर चेंज करता है, भाई तेरा हो गया, तू इस तेरे लिए बन के आया है ये, जिसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, जिसका कोई वे नहीं है। आप उसे पहन भी लोगे तो आप कुछ नहीं बनने वाले अंबानी, बना जाएगा। आपकी नेटवर्थ, आपका चार्ट बताता है कि आपकी नेटवर्थ क्या है चार्ट की, तो आप उस हिसाब से अगर अपनी रेमेडीज़ करो, वो भी लॉजिकल रेमेडीज़, एनर्जाइज जेमस्टोन्स पहनो, यू कैन टच एनीथिंग, बट प्रोवाइडेड यू शुड हैव दैट थिंग इन योर चार्ट। सर क्या हम किसी भिखारी को या फिर जो रोड पे है उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करके जेम्स पहना के अंबानी बना सकते हैं? ये क्वेश्चन ना मेरे को बहुत लोग पूछते थे शुरुआत में भी, और मैं बहुत लोगों को जवाब देता। अच्छा हुआ आपने ये पॉडकास्ट में उठाया भी, और लोगों को इसका जवाब रीज़नेबल मिलना चाहिए, ठीक है, दे शुड डिजर्व दिस नॉलेज। देखिए, ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई हवा में सेब प्रकट करूँगा और सामने वाले को करोड़पति बना दूंगा, नॉट एट ऑल। सी द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक गरीब मजदूर या कोई भिखारी या कोई रिक्शा चलाने वाला, कुंडली तो उसकी भी है, जन्म तो उसने भी लिया है, जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी कुंडली है डेट टाइम बर्थ के हिसाब से। अब उसका एक कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। एक रिक्शे वाला क्यों बना, एक टेररिस्ट क्यों बना, एक मर्डरर क्यों बना, वो उसका चार्ट बताता है, उसकी दशाएं बताती हैं। एक बिलियनियर क्यों है, वो भी उसका चार्ट बता रहा है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कर्माज ऐसे किए हैं कि उसको यहाँ पे एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स हैं, उनकी दशाएं भी उसको मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब है। और एक निम्न वर्ग का बंदा, मैं भी दोनों पहलों पे आऊँगा, एक ऐसा बंदा जो कि रिक्शा चला रहा है, लेकिन अगर आप उसका चार्ट खोल कर देखो तो सूर्य चंद्र मंगल उसके भी हैं, बृहस्पति उसका भी है भाई। वही बृहस्पति अगर अंबानी को अंबानी बना रहा है तो वो बृहस्पति तो रिक्शे वाले का भी है, बट दोनों में फ़र्क है प्लेसमेंट का।
उसका जुपिटर एग्जॉल्टेड है या उसका जुपिटर ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पे जिसकी दशा भी आ गई तो वो उसको 16 साल उसको बेनिफिट ही दे गया। और इस बेचारे का जुपिटर अगर नीच का है, क्योंकि इसके कर्मा ऐसे हैं, नीच का है, राहु केतु के एक्सिस में है और ऐसी 8th हाउस में बैठा है या ऐसी जगह पे बैठा है और उसकी दशा आ गई 16 साल की, तो वो 16 साल घिसेगा। अब आपका क्वेश्चन ये कि क्या हम ज्योतिष से इसको इम्प्रूव करके, मैं अगर क्लेम कर रहा हूँ कि मैं जेमस्टोन ऐसे एनर्जाइज कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो क्या मैं चमत्कार ला सकता हूँ? अब वहाँ पे ये आता है दोस्त, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ इसी के से रिलेटेड। मेरे पास एक लड़का आया जो कि चाय का ठेला लगाता था, ठीक है। तो उसने मेरी वीडियोस देखी, मेरी चीज़ें देखी, और जो भी मैं बता रहा हूँ रियलिटी है, कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा। तो ही केम टू मी एंड ही सेड, गुरुजी मैंने बड़ी मुश्किल से आपकी फ़ीस के पैसे जमा किए हैं, लेकिन मुझे आपसे ही कंसल्ट करना है। तो मेरे को बड़ा वो लगा, मैं कहा यार चलो आया, मैं कुछ दूँ इसके लिए, कुछ करूँ। अब वो मैंने उससे पूछा भाई क्या करता है? कह रहे जी मैं चाय बेचता हूँ, चाय की ठेली लगाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहता मैं दिन का इतना पैसा कमाता हूँ, मतलब उसने कुछ बताया था 100 सवा 100 या कुछ समथिंग उसने अमाउंट बताई थी मुझे, लेकिन मैंने आपकी फ़ीस का इंतज़ाम कर लिया और मैं आपकी फ़ीस दे के ही कंसल्ट करूँगा, मैं ऐसे फ्री में नहीं करूँगा। तो मैंने जब उसका चार्ट देखा तो उसके ऑब्वियसली योगास आर वर नॉट गुड, थिंग्स आर नॉट गुड, दैट्स व्हाई ही वाज इन दैट स्टेट। तो अब उसने मुझसे कहा कि सर मुझे आप ऐसा कर दो कि मैं ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ। मैंने कहा देख बेटा, समझना पड़ेगा तुझे बात को, मैं ऐसी कोई भी चीज़ करके तुझे रातों रात करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वो मैं तुझे करके देता हूँ। तो मैंने उसको क्या किया, कुछ रेमेडीज़ और उसको अपनी तरफ से जेमस्टोन भी दिया, उससे चार्ज किए बिना। मैंने उससे बस एक नॉमिनल अमाउंट ली, क्योंकि आप फ्री में कभी ज्योतिष नहीं करनी चाहिए, आपको एनर्जी एक्सचेंज देना ही पड़ेगा। एनर्जी एक्सचेंज दिए बिना आप कर्मानुबंधन में बन जाओगे। तो मैंने उससे वो उतनी चीज़ ली और मैंने उसको एक चीज़ बोली, मैंने कहा बेटा देख एक काम कर, तू चाय तो बेच ही रहा है, तू साथ में परांठा और साथ में एक साइड और चीज़ें इंक्लूड कर ले अपने इसमें, उससे तेरी इनकम बढ़ने लगेगी तो तेरा वो होगा। तो उसने मेरा ये रेमेडीज़ करी, ये चीज़ें करी और उसने ये सोल्यूशन मान लिया। डाउन द लाइन मानस 4 महीने बाद या 4 या 5 महीने बाद उसका मुझे फ़ोन आया और उसने कहा कि सर मैं आपका ना धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? कहता सर मैंने बाइक ली है सेकेंड हैंड। तो मैंने कहा अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्या हुआ? कह रहा सर मैं इतना खुश हूँ, मैंने आपके सजेशन करके मैंने वो सारी रेमेडी की और मैंने ना साथ में अंडा ऑमलेट का साथ में इंट्रोड्यूस कर लिया है और ये चीज़ें कर ली हैं, इससे मेरी इनकम बढ़ के अब 400 या 500 उसने कुछ कोट किया था। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ ये चमत्कार करके उसे करोड़पति नहीं बनाया, लेकिन जहाँ वो 100 या 200 रुपये कमा रहा था उसको वो एक हाइक मिला जिसमें उसके इनकम में 300 रुपये और जुड़े, तो उसके लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है। ही वॉज हैप्पी विद दैट। सी वी हैव टू सी द कॉन्टेंट वेयर वी आर हैप्पी। अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ आज, तो मैं 1 लाख में भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं 5 लाख में भी संतुष्ट नहीं हूँ। आप वो देखिए कि हर किसी के चार्ट का वो होता है, ताकत होती है कि वो कितना कमा पाएगा। अगर आप 5 कमा रहे हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज से आपको 5 से 7, 8, 10 तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई उसका जैसे उस केस में वो 100 कमा रहा था तो हमने ज्योतिष विद्या और ज्योतिष के तरीकों से उसे 500 पे ले आए, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा जंप है। दिस इज हाउ वी मेक डिफरेंस। अब मैं उसको कोई ये नहीं कर सकता कि बेटा तेरे को 4 महीने बाद ना तेरी क्वालिफिकेशन, ना तेरे अंदर कुछ, ना चीज़ें, एंड यू गोज टू 1 लाख रुपीज़ अ डे, वो नहीं हो सकता। हाँ, शनि कहते हैं कर्म करो, वो मेहनत करेगा, वो न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करता रहेगा तो वो सब कुछ कर सकता है। दिस इज हाउ इट वर्क। इतने सर सेटिस्फाइंग आप आंसर्स दे रहे हैं ना, मेरे भी पर्सनल डाउट्स कुछ इनमें से थे और मुझे समझ नहीं आता था कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। एक और शायद थोड़ा सा आपको सिली लगे, हम लोग सूरज को पानी चढ़ाते हैं, तो हमने पानी चढ़ाया, पानी वहीं गिर गया, सूरज जी को क्या चढ़ा और हमें फ़ायदा क्या हुआ? अगेन जो क्वेश्चन है वो लेमन लैंग्वेज में बहुत से लोग यही आपकी तरह यंगस्टर्स समझते हैं कि सूरज, पानी तो यहीं गिर गया, सूरज तक तो गया नहीं। आपको इसके पीछे का साइंस समझना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। साइंस और एस्ट्रोलॉजी गोज हैंड इन हैंड, दिस इज नॉट इलॉजिकल। सूर्य के अंदर जो है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य को आत्मा का दर्जा दिया गया है ज्योतिष में, हमारी सोल है, ठीक है। हम जब पैदा होते हैं, जब हमारे माता के भूड में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है? दिल का धड़कन।
एक डॉक्टर भ्रूण का जब परीक्षण करता है अल्ट्रासाउंड से, तो वो सबसे पहले क्या ढूंढता है? धड़कन ढूंढता है कि क्या धड़कन आने लग गई। अंग तो बाद में बनते हैं, सबसे पहले धड़कन आती है, वो आत्मा आती है, वो प्रवेश करती है। तो जब ये आत्मा प्रवेश करती है तो धड़कन आती है, द सन गेट्स इग्नाइटेड। द फर्स्ट प्लैनेट विच कम्स व्हेन लाइफ बिगिंस इज सन। और आप चाहे किसी भी ड्रेडेड डिजीज से गुजर रहे हो, आपको डेड उस दिन डिक्लेयर किया जाता है जब आपका क्या हो जाता है, आप चाहे वेंटिलेटर पे भी हो, जब हार्ट बंद होता है, जब डॉक्टर कहता है कार्डियक अरेस्ट हो गया। दिल की धड़कन जिस दिन आते हो उस दिन भी दिल की धड़कन, जिस दिन जाते हो उस दिन भी दिल की धड़कन, जब सोल बाहर निकलती है, द सन गोज आउट। सो द सन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन इन आवर हॉरोस्कोप एज वेल एज इन आवर लाइफ। तो जब सन इज नॉट वर्किंग गुड तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ऐसे लोग वीक कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं, ठीक है। तो जब बोलता है एस्ट्रोलॉजर कि सूर्य को जल चढ़ाओ, तो वो बेसिकली क्या बोल रहा है, और इसको चढ़ाने का भी तरीका है। जब हम सन को प्रिज्म में से, अगर सनलाइट को प्रिज्म में से निकाले तो क्या होता है? विबग्योर, 7 रेज ऑफ द लाइट, यू नो दैट इज साइंस। तो उसी तरह से जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने का तरीका कैसा है? आपको अपने क्राउन चक्र से इसको इस तरह से तांबे के लोटे में, तांबा रिप्रेजेंट सन, तो तांबे के लोटे से आपको अपने क्राउन चक्र के ऊपर से और इस थर्ड आई चक्र के बीच में से आपको डालना है। ओके, सो व्हेन दिस गोज थ्रू दिस थर्ड आई चक्र, तो जो ये वाटर है ये प्रिज्म का काम करता है, और ये सूर्य को जल दिया जाता है अर्ली मॉर्निंग, जब उदित होते हुए सूर्य को। तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सूर्य, जब वो लाइट इस पानी में से निकलती है तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, एंड दैट 7 कलर्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर 7 चक्रास, द मूलाधारा, द हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। तो ये चक्रा स्टार्ट्स बैलेंसिंग, एंड देयर वेयर यू गेट द फील द एनर्जी। और ये एक दिन से नहीं होता, दिस इज अ प्रैक्टिस, ये बहुत समय तक करना होता है। जेठालाल रोज सूर्य को जल चढ़ाते हैं। आप जब ये बोल रहे थे मेरे दिमाग में वही चल रहा था। जेठालाल रोज सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, और रूबी पहन के बैठे हैं। अब वो चाहे वो एक फिक्शन है, चाहे वो एक ड्रामा है, सर सीरियल आपको है। शायद यहाँ पे मैं कुछ बता सकता हूँ, शायद मैं बोलूँगा कि सिखा सकता हूँ, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन जेठालाल एक्चुअल जिंदगी में वो चीज़ करता है और उसने उसको अपने कैरेक्टर में डाला है। देखिए, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ, चाहे वो एक फिक्शन है चाहे कुछ है, बट वेयर आई रियलाइज इज दैट मे बी मिस्टर जोशी हु इज डूइंग दैट करेक्टर, उनका वो रियल टाइम में करते होंगे, तभी वो इसको यहाँ इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। उन्होंने रूबी भी पहना, वो डिपिक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज गोना वर्क। और वो एक बिजनेसमैन है, सन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। सर आपने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी सुधारी है। वास्तु को थोड़ा सा मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग नए घर में जाते हैं और कुछ ना कुछ उनको लॉस होता है और हानि पहुँचती है, और आप उनकी मदद करते हैं, उनकी ज़िंदगी सुधारते हैं। तो मेरा अगेन बेसिक सवाल है कि किसी चीज़ का डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर सकता है कि आप कितना अच्छा करेंगे? देखिए, डायरेक्शन पे ही पूरा वास्तुशास्त्र बेस्ड है। डायरेक्शन एंड बैलेंसिंग, बेसिकली बैलेंसिंग, ठीक है। तो वास्तु में जो डायरेक्शंस हैं उनको पहले 8 डायरेक्शन के लोग किया करते थे, अब जो है हम 16 डायरेक्शंस में तोड़ते हैं उसको, ठीक है। तो हर दिशा का एक गुणधर्म होता है, ठीक है। हर दिशा का गुणधर्म क्या है? जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ की दिशा के अंदर जो देवता हैं, अब अगर आप दिशा की बात करें तो हमारे घर में वास्तु को 45 देवी देवताओं में तोड़ा गया है। जब भी आपका घर बनना स्टार्ट होता है ना ग्राउंड जीरो से, तो 45 देवता एक एक करके इसमें डेवलप होते हैं। जब सबसे पहले नींव खोदी जाती है तो ब्रह्मदेव आके उसमें विराजते हैं। आपकी नाभि भी सेंटर ब्रह्म स्थान है, यहाँ से ही सारी नाड़ियाँ निकलती हैं और आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना यहीं से होती हुई जाती है। तो उसी तरह से हर दिशा के अंदर जो देवी देवता वास करते हैं और उनका एक गुणधर्म है। उत्तर दिशा का एक ही काम है, जल की दिशा है, उसका काम है अपॉर्चुनिटी लाना आपकी लाइफ में। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यूज़ लाना, अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं तो कस्टमर का आना, ये उत्तर दिशा से होता है। और अगर उत्तर दिशा में कोई भी इम्बैलेंस है, जैसे जल की दिशा में फायर आ गया तो इम्बैलेंस हो गया, तो वो इम्बैलेंस आपकी लाइफ में भी क्रिएट करेगा, आपके सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट करेगा। बेसिकली दिस इज ऑल सबकॉन्शियस। तो आपका सबकॉन्शियस इम्पैक्ट होगा तो वो दिशा की जो ऊर्जा है वो आपको नेगेटिव मिलने लग जाएगी, और आपके देखेंगे लाइफ से वो पर्सपेक्टिव डैमेज होने लग गया, आप फिर वही कंप्लेंट लेकर आएंगे। और हम जब वास्तु करते हैं तो जब हम जैसे ही ग्रिड करते हैं और हम देखते हैं कि नॉर्थ की दिशा में इम्बैलेंस है, टॉयलेट आ गया या इन्होंने कलर इम्बैलेंस कर रखा है, तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं
उस क्लाइंट से कि क्या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपके सर में ये दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है. द डिजीज एस्पेक्ट ऑल्सो देयर एंड देर आर फिजिकल एंड मेटाफिजिकल एस्पेक्ट. तो कि क्या आपके काम में रुकावट आ रही है, एंड इट रिस्पॉन्ड्स यस, एंड दिस इज बेसिकली साइंस. ये वास्तुशास्त्र का विश्वकर्मा प्रकाश से लिया गया एक सबटल साइंस है जो कि रामायण और महाभारत के टाइम से है. तो ये आज के हम इसको कैसे पलट सकते हैं. एक और चीज़ बोली जाती है कि बेड से उठते ही आपके सामने आईना शीशा नहीं होना चाहिए. इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है? देखो, आईना जल तत्व है, ठीक है. जब हम बेड से निकलते हैं या बेड से उतरते हैं, जिसका लॉजिक बेसिकली ये बोला गया है कि आप अपने जैसे ही बेड से उतरते हैं, आपको उस समय आपकी एनर्जी लेवल्स आर सर्टनली डिफरेंट एंड देर आर हैविंग सर्टन इम्प्लीकेशन वाइल यू स्लीप. जो आपको अगर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई ब्लैक हो रहा है, तो आपको वो डिस्टर्बेंस भी आती है. तो जब आप एकदम से बेड से उतरते हैं या सामने शीशा देख रहे होते हैं, तो शीशे का काम क्या है, रिफ्लेक्शन मारना. ओके, तो वो ऑरा पे रिफ्लेक्शन मारता रहता है. तो बेड के सामने मिरर नहीं लगाना चाहिए. कहीं लॉजिक मैंने कईयों के मुँह से ये भी सुना कि डेली अगर सामने मिरर लगाओ ना, तो हमारी आत्मा हमारी बॉडी को छोड़ती है. किसी ने मुझे बोला हमारी आत्मा बॉडी को छोड़ती है, और वो जब मिरर में देख रही होती है अपने आप को, वो लौट कर वापस नहीं आती है, हमारी बॉडी में वापस एंटर नहीं करती है, तो हम मर भी जाते हैं. मतलब कुछ भी बनाने के लिए कुछ भी है. तो ऐसे लॉजिक दे देकर भी मिरर को लगाने से मना किया. देखिए, एक्चुअली क्या है कि आप हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो आज से सैयों साल पहले जो लोगों ने प्रथाएं बनाई ना, तो वो क्या एक्चुअली बेसिकली लोगों को अगर किसी को बेसिक बात समझाओगे ना, तो उसे समझ नहीं आती है. तो उन्होंने क्या किया कि कई चीज़ों को मनवाने के लिए ना डर का डोरा नियम और कानून सा कुछ बना दिया. आप तब तक किसी से, अब कहते हैं पीपल को मत काटना, ठीक है. तो बेसिकली पीपल को ना काटने के पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है और एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है. लेकिन लोगों को कैसे समझाएं कि पीपल, अब इतने पेड़ वो काट देते हैं, अब आप एक पीपल क्यों छोड़ रहे हो भैया, पीपल को क्यों छोड़ रहे हो जब आप इतने पेड़ काट देते हो. एंड डू यू नो द साइंस बिहाइंड इट. ऑल द ट्रीज एक्सेप्ट बरगद एंड पीपल दे गिव ऑक्सीजन इन द डे एंड इन द नाइट दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड. तो कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. मैंने सुना है बाकी पेड़ पौधे उल्टा करते हैं, लेकिन ये इंसानों जैसा ही कर रहे हैं. पीपल और बरगद ही ऐसे पेड़ हैं जो कि रात में भी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं भैया. और अगर उनको भी काट दोगे तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि पहले जो सिविलाइजेशंस थी वो पेड़ों और जंगलों के आसपास ही तो बनी होती थी बीच में. और रात को अगर आप ऐसे पेड़ भी काट दोगे जो ऑक्सीजन नहीं दे रहे होंगे, तो लोगों को सफोकेशन होने लग जाएगी. लेकिन इस बात को समझाएं कैसे. तो वो ये कहते थे बेटा पीपल पे भगवान का वास है, पीपल पे भूत होता है, ये होता है, काटना मत. तो डर, समटाइम डर वर्क्स ना इन दीज थिंग्स. ऐसा ही कोई एस्ट्रोलॉजिकल या फिर लॉजिकल रीजन है बिहाइंड किसी वार को हमें नाखून नहीं काटना है, रात को बाल, कुछ ना कुछ सबके कल्चर में होता देखो, है. ऐसा ये बोला वार पे इस पे नाखून ना काटे, मैं पर्सनली तो इसको एंडोर्स नहीं करता हूँ. देखो, मेरे को जो समझ में आती है वो यही पता लगी कि पुराने ज़माने में लाइट इतनी होती नहीं थी. रात को अंधेरे के समय लोग जब अपने नाखून काटने निकलते थे, अपनी उंगली भी काट लेते थे. तो उसके पीछे उन्होंने यही दिया कि भैया रात में नाखून काट. अब मैंने अगेन बोला, अब लोगों को समझाना कैसे है ये फैक्टर, वो एक डर का बांधा गया कि अगर काटोगे तो ये हो जाएगा रात को, क्योंकि डे लाइट में आप काटोगे. लेकिन आज के इस ज़माने में नेल कटर है, लाइट है, सब कुछ है. मैं खुद रात को नाखून काट ये शॉकिंग होने वाले ऑडियंस के लिए. मैं खुद रात को काटता हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. ओके, ठीक है सर. हम वास्तु की बात कर रहे थे कि किसी दिशा में कोई चीज़ होने से कितना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ सकता है. हम लेट्स से एक फ्लैट की बात करते हैं जिसमें कई मंजिलें हैं, और सभी मंजिले में चीज़ें एक तरह से बनी होती हैं. लेट्स से हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं, तो सभी में टॉयलेट एक ही दिशा में बनाई गई है. तो टॉयलेट का दिशा ख़राब हो गया है, यानी ये ऐसे दिशा में लगा दिया जहाँ पे लगना नहीं चाहिए. तो उतने फ्लोर्स में जितने लोग रह रहे हैं, सब ने वास्तु के हिसाब से गलत टॉयलेट रखा हुआ है अपने घर में, तो क्या सबके ऊपर वो इम्पैक्ट आएगा? नहीं, प्रैक्टिकली नॉट. यही चीज़ के लिए मैंने रिसर्च किया, पीएचडी में भी किया, सब कुछ किया. एस्ट्रोलॉजी को वास्तु के साथ जब जोड़ा तो एस्ट्रो वास्तु निकल के आया. इसका आंसर वहाँ लाई करता है. अगर आप प्योर वास्तु को देखेंगे तो ये लॉजिक आप जो बोल रहे हैं कि अगर एक टावर में एक टॉयलेट गलत बन गया किसी दिशा में, तो क्या वहाँ पे रहने वाले 50 परिवारों को सेम रिजल्ट आना चाहिए इस पर वास्तु? बट एवरीबडी इज़ एक्सपीरियंसिंग समथिंग डिफरेंट. ठीक है, कोई वहाँ पे बहुत फल फूल रहा है तो कोई वहाँ पे
बर्बाद हो रहा है। इसका आंसर लाई करता है उनके चाहे पृथ्वी पे जो भी मर्जी पैदा हो जाए, चाहे अरबों की आबादी हो, लेकिन हम सबका दो चीज़ें सबकी अलग है, आइरिस स्कैन, आंखों का स्कैन, और एक थंब इम्प्रेशन। ये दो चीज़ें बायोमेट्रिक्स में हमारी डिफरेंट है। उसी तरह से हम सबका हॉरोस्कोप हमको अलग कर रहा है। तो अगर शर्मा जी यहाँ पे रह रहे हैं, वर्मा जी यहाँ पे रह रहे हैं, अरोड़ा जी यहाँ पे रह रहे हैं, वो तीनों डिफरेंट फेस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर अल्टीमेटली देयर हॉरोस्कोप जो रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अगर उनके उस दिशा में, उस पर्टिकुलर राशि में वो प्लैनेट पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव हिट दे रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे प्रॉस्पर कर जाएंगे। और वही चीज़ नेगेटिव दे रहा है तो नो मैटर कोई भी हो उसको इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। आपने कभी 2 हॉरोस्कोप के बारे में सुना है? दो हॉरोस्कोप कैसे? मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सर मैं उड़ीसा से हूँ बेसिकली। वहाँ पे हमारे जब हॉरोस्कोप निकालते हैं ना, प्रॉपर कैलकुलेशंस कुछ होती है जिसकी समझ ऑफ कोर्स मुझे नहीं है, और उस हिसाब से जो मेरा हॉरोस्कोप आया वो लियो आया। जब मैं यहाँ पे दिल्ली आया तब मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे लोग हॉरोस्कोप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से बता रहे हैं। सो सब बोलने लगे कि भाई तू सैजिटेरियस है। मैंने बोला नहीं मैं लियो हूँ। ये तो नहीं, तो दिसंबर में पैदा तो सैजिटेरियस है। तो ये मतलब मैच नहीं कर रही। कौन किसको मानना है, मैं बर्थ मंथ के हिसाब से या फिर जो मेरी कैलकुलेशन हो रखी है कुछ? देखो, एक ही सत्य है और एक ही चीज़ को मानना है। जो जिस तारीख को आप जन्म लिए हो, जो आपका टाइम ऑफ बर्थ है, जो प्लेस ऑफ बर्थ है, उससे जो हॉरोस्कोप कास्ट होता है उसमें आप जो बात कर रहे हैं वो राशि की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आपका मून साइन क्या है, ओके, या सन साइन क्या है। बेसिकली देखो, मून साइन सन साइन दोनों एक डिफरेंट लॉजिक है। अगर जो ये जो बर्थ मंथ के हिसाब से अपनी राशियाँ सेजिटेरियस लियो समझ कर बैठे हैं और फिर वो एक्चुअली बेसिकली वो वही पढ़ रहे हैं लिंडा गुडमैन, ठीक है, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वो हमारी एस्ट्रोलॉजी नहीं है। हम जो जिस चीज़ को यहाँ मानते हैं या जिस ज्योतिष जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है उसमें हम चंद्र को मेन मानते हैं। तो चंद्रमा जिस राशि में होता है वही हमारी राशि होती है। और जो आप सुनते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित के पास जाते हैं कि आप इसका नामाक्षर बताओ, किस नाम से इसका नाम रखें। तो बेसिकली क्या है, हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा बेस्ड है। तो चंद्रमा जिस राशि में है वो हमारी राशि होती है और हमें वही पढ़नी चाहिए और वही देखनी चाहिए। और दूसरी, उस राशि में बैठा हुआ चंद्रमा किस नक्षत्र पद में बैठा है वो अक्षर से हम अब बच्चे का नाम रखवाते हैं। सर नाम से मुझे याद आया, मैंने आजकल काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को देखा है, नाम तो होता वही है लेकिन लिखने का तरीका चेंज कर देते हैं। ऋतिक रोशन फॉर एग्जांपल, आर से शुरू होना चाहिए, उसने एच लगाया हुआ है सामने। इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, वो आप जो बात कर रहे हैं, अगर स्पेलिंग चेंज कर देना या वाइब्रेशन, वो बेसिकली स्पंदन शास्त्र है उसे बोलते हैं। तो वो न्यूमरोलॉजी में या न्यूमरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वो नाम की जो फ्रिक्वेंसी है, देखिए एवरी प्लैनेट हैज़ अ नंबर, फिर प्लैनेट को नंबर्स से जोड़ दिया गया है। जैसे जुपिटर नंबर इज़ 3, राहु नंबर इज़ 4। जैसे ये साल बोल रहे हैं ये साल शनि का साल है, ये साल शनि का साल है, ये होगा वो होगा। एस्ट्रोलॉजर्स ने खूब भर भर के वीडियोज़ बनाई हैं। बेसिकली साल शनि का क्या है, 2024 का आप टोटल मारो तो क्या होता है? 2024 को ऐड करना है। हाँ, 4 + 2 + 2 8, 8 नंबर शनि का है, तो इसलिए बोला गया ये साल शनि का है। कोरोना जब आया था तो वो बोल रहे थे ये साल 2020 आया था तो 2020 ये साल राहु का है। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये जो नेम्स होते हैं सर्टन लेटर्स के साथ हम चेंज करते हैं, तो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज दैट वी आर चेंजिंग द ऑल्टरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर्स। अगर किसी का टोटल में नंबर 8 आ रहा है तो हम उसे ऑल्टर करके एक लेटर और जोड़ के उसकी स्पंदन को चेंज कर देते हैं, उस वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं ताकि सामने वाला बोले। जब बोलने से स्पंदन क्रिएट होता है, दैट अगेन द क्वांटम फिजिक्स लॉ। तो वो इस चीज़ को, इसको स्पंदन शास्त्र बोलते हैं। अभी सर हम ऑफ कैमरा अगेन बात कर रहे थे, तो किसी टॉपिक के कंक्लूजन में हम ये पहुंचे कि होली को ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो टॉपिक मैंने ये छेड़ा था जब हम डार्क एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो चौराहे पे, तिराहे पे, वहाँ पे इन एनर्जीज़ को छोड़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है कि वहीं पे छोड़ा जाता है? क्या कोई सेफ प्लेस नहीं है छोड़ने का? चौराहे पे बेसिकली ऑल द तंत्र वर्ड पे एंड ऑल, चौराहा इज़ द प्लेस वेयर ऑल द 4 एंड्स जो है एक्चुअली आके मीट करते हैं। तो ये बेसिकली वास्तु की भी पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया था मंदिर में जहाँ भगवान का विग्रह होता है वहाँ बहुत एनर्जी होती है। उसी तरह से चौराहे की एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी डार्क एनर्जीज अट्रैक्ट भी होती हैं। लोग अपने उतारे छोड़ कर जाते हैं, सब कुछ करके जाते हैं। चौराहा
एक है जहाँ से चारों ओर से आके स्ट्राइक होती है चीज़ें और वहाँ आके एक वॉर्टेक्स क्रिएट करते हैं। और तंत्र वर्ल्ड में चौराहे वाली माता, चौरानी माता इस तरह से भी पूजा जाता है, वहाँ पे विराजती हैं, मतलब ये मान्यता है। तो इसलिए चौराहों पे उतारे और ये चीज़ें करी जाती हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। और अब जैसे होली पास आ रही है और होली के दौरान, दिवाली के दौरान बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये फैक्ट है, लोग इसको हल्के में ना लें। अब होली आ रही हो, दिवाली आ रही हो, कृपया साइड से जाएं, बीच में से ना जाएं, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आपकी ऑरा वीक है, आपके प्लैनेट्स वीक हैं, तो आप उस मुसीबत में फंस सकते हैं कि किसी और की छोड़ी हुई मुसीबत या किसी और का छोड़ा हुआ डार्क एनर्जी आपको आके चिपट जाए। तो साइड से होके जाएं, चौराहे को कभी भी बीच में से नहीं लांघना चाहिए। आप मुझे कुछ केस स्टडी भी बता रहे थे जहाँ बोतल के बारे में बात कर रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी को बोतल में डाल के पानी में फेंक दिया, ऐसे ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे। वो एक सडन केस स्टडी, वही मैं आपको बता रहा था कि एक बच्चा था, वो इम्पैक्ट हुआ था, उसको एज ए लोनली सेक्लूडेड प्लेस में गया था, वहाँ पे उसको एक झपटा लगा था, एक जिन्नात वहाँ आसपास होंगे, तो वो जिन्नात उस पर चढ़ गया था। तो जिन्नात जो होते हैं बेसिकली दे आर ऑल मेड अप ऑफ फायर एलिमेंट ओनली। हम तो पंचभूत के शरीर है, वो फायर एलिमेंट पे होते हैं। तो उनको बेसिकली कंट्रोल ना वाटर से किया जाता है, पानी भी दम मार के मारा जाता है दरगाहों पे या उस पे। तो वो क्या था कि उसको कैप्चर किया गया, उस बच्चे पर से, उसके ऊपर से उतारा गया और उसको कांच की बोतल में बंद करके, या तो आप ऐसी जगह दफनाते हैं जो कि टापू टाइप हो, मिडल ऑफ द वाटर हो, पानी आसपास हो, तो ऐसी जगहों पे दफनाया जाता है, नदी किनारे दफनाया जाता है, ताकि वो लौट के आगे किसी और को ना पकड़ ले। तो ये उसमें कर। तो जो एनर्जीज चौराहे पर छोड़ी जा रही हैं, उनका भी कोई ऐसे कैरेक्टर है कि इनको चौराहे पर ही छोड़ना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्हें चौराहे पे ही छोड़ना है। हाँ, सर्टन थिंग्स हैं जो चौराहे पर ही करी जाती हैं, चौराहे पे ही पेज पे ली जाती हैं, या उतारे जो होते हैं, नॉर्मल उतारे भी लोग चौराहे पे अपने छोड़ कर ही आते हैं। उनको बेसिकली यही होता है, इसलिए कहते हैं तिराहे और चौराहे के पास की टक्कर का घर ना लीजिए, क्योंकि जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो सीधे आपके दरवाजे पे हिट करती हैं और वो आपका फिर वो घर जो है वो नेगेटिव एनर्जीज के साथ इम्पैक्टफुल हो जाता है बहुत ज़्यादा। कंप्लीटली मेस्मराइज सर। एक आउट ऑफ माई पर्सनल इंटरेस्ट मैं जानना चाहता हूँ, साइंस को फॉलो करने वाले लोग जनरली इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो आपका रास्ता कैसे मुड़ा फ्रॉम बीइंग अ साइंटिस्ट, फ्रॉम बीइंग एन IT प्रोफेशनल, वहाँ से इस तरफ आप कैसे मुड़े, कैसे इंटरेस्ट चेंज हुआ? अब अगर आज के पर्सपेक्टिव से जवाब दूँ तो मेरा एस्ट्रोलॉजी मुझे यही बोलती है। अब एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से जवाब दूँ तो मेरी डेस्टिनी यही थी, मेरी दशा, मेरे प्लैनेट्स, मेरा चार्ट ही ऐसे था, तो मुझे यहीं पे ही आना था। बट अगर वैसे बात करें तो देर आर सर्टन थिंग्स वेयर आई वाज स्ट्रगलिंग, तो मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा मुड़ा, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मेरे को गुरु भी ऐसे मिले जिन्होंने ऐसे थे कि वो किसी को लेते नहीं थे, तो मेरे को उन्होंने ले लिया और मैंने उनसे सीखा भी बहुत कुछ। फिर स्लोली मेरी जर्नी बढ़ने लगी। धीरे धीरे मेरा इंट्रैक्शन जैसे एस्ट्रोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्शन हुआ। फिर एस्ट्रोलॉजी में हाफ रिजल्ट्स मिल रहे थे, मैं खुद परेशान था कि लोगों को फुल रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहे। तो मैं कभी भी, मैंने कहा मैं लॉजिक के बिना आगे नहीं बढ़ता था, तो मैंने रिसर्च स्टार्ट किया है वास्तु पे, उसे लिंक किया तो रिजल्ट पूरे होने लगे। डार्क एनर्जीज से मेरा सामना हुआ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए, देन आई फेल्ट कि यार अगर ये है और ये इम्पैक्ट कर रही हैं तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस अभी अनफोल्ड नहीं कर सका है, और साइंस को उसे एक्सेप्ट करने में भी उसकी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं, साइंस भी तो एनर्जी ही को यूज़ कर रहा है। एक छोटा सा यूरेनियम का टुकड़ा जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल है, उससे बिजली भी बनाई जाती है और उससे बम भी बनाया जाता है। तो एनर्जी का फॉर्म तो पॉजिटिव भी होता है तो नेगेटिव भी होता है। तो ये जब मैंने कहा, जब एनर्जी, जब मैंने यही चीज़ जानी कि जब उजाला है तो रात भी है ना, तो भगवान ने जब अगर सतव बनाया है तो तमस भी तो बनाया है, रजस बनाया तो त्रिगुण बनाए हैं, तो क्या बनाए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अगर देव बनाए हैं तो असुर भी तो बनाए। अगर भगवान को नेगेटिविटी नहीं लानी होती तो असुर बनाने की ज़रूरत क्या थी? ब्रह्मा जी को असुर क्रिएट क्यों करने थे? सुर और असुर दोनों ही लाई करते हैं। एक वो जो सुर में है, और असुर क्या है, जो सुर में नहीं है, जिसका व्यक्तित्व तामसिक है, जिसकी नेगेटिव है ऑरा, जिसकी ऊर्जा नेगेटिव है, तो वो एक्ट भी वैसे ही करता है। इतनी सारी ज्ञान की बातें सर हमने करी,
मन तो कर रहा है कि बहुत सारे और सवाल आपसे पूछूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। एंड मैं अपने जनता से, अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दिमाग में कुछ और सवाल या फिर कुछ और जानना हो, या फिर मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल है, मैं सर से दोबारा मिलकर बहुत कुछ और जानना चाहता हूं। तो इन केस आपके दिमाग में सवाल है, कुछ पूछना, कुछ जानना चाहते हैं, फिर पार्ट 2 चाहते हैं, तो डेफिनेटली कॉमेंट में लिखकर हमें ज़रूर इस चीज़ को इजहार करें। Sir, thank you so much for being on our set. It was amazing heavy conversation. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड आई होप लोगों को जो भी अपना कीमती समय निकाल के पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्हें कुछ वैल्यूएबल जरूर मिला। ज़रूर सर। और सर की कॉन्टैक्ट एंड एवरी डिटेल दैट यू नीड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड आप सर को पर्सनली कॉन्टैक्ट करके अपने सोल्यूशन सब कुछ आप सर से निकलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।